हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10 गणित विषय के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि 18, a, b-3 समांतर श्रेणी में हैं तो 2a-b का मान क्या होगा। आपको दिया गया है एक समांतर श्रेणी 18, a, b-3। आपको बताया गया है कि ये समांतर श्रेणी में हैं तो 2a-b का मान क्या होगा। 2a-b बराबर इसका मान क्या होगा। 18a b-3 यदि समांतर श्रेणी में है तो हम लोग को पता है कि d बराबर क्या होता है। d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 दूसरा पद, a है माइनस का 18, ये d होता है। और d क्या होता है, a3 माइनस a2। और a3 क्या है, b-3 और माइनस में a2 कितना है, a है। d a-18 है और d ही आपका b-3 माइनस a है। तो d जो सेम है तो इन लोगों को हम लोग आमने सामने कर सकते हैं। मतलब a-18 बराबर b-3 माइनस a। पक्षांतर करा लेते हैं तो a इधर माइनस a है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का a हो जाएगा। ये b उधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सामने तरफ -3, ये 18 हम लोग उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। प्लस का 18 माइनस का 3 बचेगा आपके पास प्लस का 15। a मिल करके 2a-b। 2a-b बराबर कितना आ गया, 15। और 2a-b का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा था। 2a-b का वैल्यू पूछ रहा था तो कितना आया, 18। ऑप्शन नंबर डी। 2a-b बराबर 15, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 3 के गुणज क्या होते हैं, 3 के गुणज क्या होते हैं। गुणज किसी भी संख्या का गुणज वह होते हैं जो उस संख्या से पूरी तरह से विभाज्य हो जाते हैं। जैसे 3 के गुणज क्या होते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू डॉट डॉट। यानी हर बार आप 6 में 3 को जोड़ दीजिए, 9 हो गया, 9 3 का गुणज है। 18 में 3 जोड़ दीजिए, 21, 21 3 का गुणज है। तो इस तरह से ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, 3 की गुणज है। अब पासे को एक बार फेंका गया और उस पर 3 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो 3 का गुणज ऊपर कितना संख्या पासे में आप जानते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 और 6। एक बार पासे को फेंका गया तो ऊपर कितना आया होगा, कितनी बार पॉसिबिलिटी है कि 3 के गुणज। एक तो अगर 3 आ गया तब हम जानते हैं कि 3 का गुणज है, 6 आ गया तब भी वो 3 का गुणज है। इसका मतलब हमारे पास 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो 3 का गुणज होने वाली संख्याएं कौन सी हैं, 3 के गुणज, पासे पर 3 के गुणज, पासे पर 3 के गुणज वाली संख्या कितनी है, 2 हैं। एक 3 है, एक 6 है। कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याएं होती हैं 6 पासे पर। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटी है,
टोटल संख्या 6, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 1/3, प्रायिकता 1/3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3, तो cos थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर आपको 4/3 दिया गया है, cos थीटा बराबर क्या होगा? इस टॉपिक पर हर बार आपको कम से कम 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं हर एक सेट पे। tan में आपको लाल बटे कक्का याद होगा, tan लंब बटे आधार, लंब आपका कितना हो गया 4 और आधार कितना हो गया 3। जब पाइथागोरस यूज़ करते हैं तो पाइथागोरस में हमको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू आपको नहीं पता है, लंब का वैल्यू हो 4 स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू 3 का स्क्वायर। 4 चौको 16, 3 त्रिके 9, 16 9 25। कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो आपका जो कर्ण है वो निकल के आता है 5। स्क्वायर रूट लेंगे तो कर्ण बराबर कितना हो गया 5। ये थीटा ABC आपको पूछा गया है। cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा में cos में क्या होता है आधार बटे कर्ण, और थीटा के लिए आधार कितना है 3। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 3 और कर्ण है आपका 5। cos थीटा बराबर 3/5। ऑप्शन कौन सा है 3/5 का? ऑप्शन नंबर ए 3/5। सवाल नंबर 4, एक पेंडुलम 30 अंश के कोण पर झूल रहा है तथा यह 8.8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप बना रहा है। पेंडुलम की लंबाई कितनी होगी? पाई का वैल्यू आपको दिया गया है, 22/7 का प्रयोग करना है। आपको दिया गया है एक पेंडुलम 30 अंश के कोण पर झूल रहा है। एक पेंडुलम है जो 30 अंश के कोण पर झूल रहा है, मतलब 30 अंश इधर जाता है, इधर इतना जाता है, और इसका एंगल कितना बताया गया 30 अंश, तथा यह 8.8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप बना रहा है। चाप की लंबाई ये आपका चाप कहलाता है। AB की लंबाई आपको दिया गया है 8.8 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई L बराबर 8.8 सेंटीमीटर। थीटा बराबर 30 अंश, और आपको पूछा गया है पेंडुलम की लंबाई क्या होगी। पेंडुलम की लंबाई OA का मतलब त्रिज्या है, R आपसे पूछा गया है कितना होगा, तो हमें पता होता है चाप की लंबाई का सूत्र। चाप की लंबाई L बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई R। थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई R। अब यहाँ पर आपको L बराबर दिया गया है 8.8 बराबर थीटा का वैल्यू है 30 अंश बटे 360 गुणे में 2, पाई का वैल्यू आपको बोल के रखा है 22/7 यूज़ करना है। R का वैल्यू आपको पता करना है। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 8.8 इधर है और ये 3 और 7 इधर नीचे है, इधर आएगा तो गुणे में 3 गुणे में इसके 7 बराबर में R, और ऊपर अभी बचा है 11, तो 11 यहाँ पे बटे में आ जाएगा। 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 8 88.8
r बराबर 7 21, 21 के गुणे में है 0.8। इसका आप गुणा करा लीजिए तो r बराबर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक अंक पर दशमलव, r बराबर 16.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सवाल को देखते रहिए ध्यान से। अगला सवाल, के किस मान के लिए समीकरणों 3x + y + 8 बराबर 0 तथा 6x + -ky बराबर -16 संपातीय रेखाएं निरूपित होती हैं। संपाती रेखाएं निरूपित होती हैं। संपाती रेखाएं कब निरूपित होती हैं? आपको पता होगा जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। इस केस में क्या होता है? जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 तथा बराबर होता है c1/c2 के, तब रेखाएं संपाती होती हैं। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तब इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होने का मतलब क्या? केवल एक हल। रेखाएं संपाती होती हैं। जब रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती होने का तात्पर्य यह है कि एक रेखा है, दूसरी रेखा भी इसी रेखा के ऊपर है। इस कंडीशन को बोला जाता है रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती हैं और तब इनके अनेक हल होते हैं। तब इनके अनेक हल होते हैं। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 तथा बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब रेखाएं समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर होंगी, कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, तो इस कंडीशन पे उन समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो जो समीकरणें आपको दिया गया है वो कौन सी समीकरणें हैं? 3x + y + 8 बराबर में 0, 6x - ky बराबर में -16। अभी आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि इस समीकरणों को आप अनुपात लगाने के टाइम पे उससे पहले आपको यह ध्यान देना रहेगा कि हमारा जो c है वो पहली समीकरण से c का वैल्यू बराबर के लेफ़्ट साइड है, जबकि दूसरी समीकरण में c का वैल्यू बराबर के राइट साइड में है। तो दोनों c को आपको एक ही साइड रखना है, लेफ़्ट साइड। 6x - ky + 16 बराबर में 0। यहाँ से आपका a1 कितना है? a1 बराबर है 6। b1 कितना है? b1 है 1। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। तो a1 का वैल्यू हो गया 3। a1 का वैल्यू हो गया 3। a और b1 का वैल्यू हो गया 1 और c1 का वैल्यू हो गया 8। a2 कितना है? a2 है 6। b2 है माइनस का k और c2 है 16। c2 है 16। आपसे पूछा गया है
संपाती रेखाएं निरूपित होती हैं। संपाती होंगी तो आपके पास कौन सी कंडीशन है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये सब बराबर के। तो आपको यहाँ पर B2 का वैल्यू दिया गया है, तो आप B1/B2 बराबर C1/C2 करके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। B1 का वैल्यू है 1 और B2 का वैल्यू है -k बराबर C1 का वैल्यू है 8 और C2 का वैल्यू है 16। 8 1 का 8, 8 दूनी 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। -k बराबर 2 1 2, निगेटिव निशान उधर चला जाएगा तो k बराबर -2, k बराबर -2। ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कि k का वैल्यू -2 है। नेक्स्ट सवाल, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई क्या होगी? वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी। आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ों को भी नोट कर सकते हैं। आपका सवाल है अगला, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, 15 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त है, एक वृत्त है, इसमें त्रिज्या की लंबाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा है, एक जीवा की लंबाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई हम लोग AB से जीवा को डिनोट कर सकते हैं और इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका नाम आप O रख सकते हैं, इसका नाम आप D कर दीजिए। तो OA बराबर आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। जब OD लंब डाले आप AB पर तो AB के हाफ पे D पॉइंट रहेगा, मतलब AD बराबर कितना हो जाएगा फिर? AD बराबर 12 सेंटीमीटर। यह आधा क्यों होता है? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजन हो गया AB जीवा का। अब ये लंब है तो आपके पास त्रिभुज जो ODA, त्रिभुज ODA एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। OA स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। OA का वैल्यू 15 का स्क्वायर, OD का वैल्यू आपको पता करना है, प्लस AD का वैल्यू 12 का स्क्वायर। 15 15 225, 12 12 144, 75 करके इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, बराबर OD स्क्वायर। 225 से 144 को आप माइनस करिए, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 और 22 में से 14 को घटाएंगे तो 6 2 8 बराबर में OD स्क्वायर। इस प्रकार आपका OD का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9, 9 9 81। OD का वैल्यू 9। ऑप्शन नंबर सी, आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 9 सेंटीमीटर है। ध्यान से बच्चों पढ़ते रहिए, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, यदि -3 और 4 द्विघात बहुपद के मूल हैं तो द्विघात का बहुपद क्या होगा? आपको दो मूल दिए गए हैं, अल्फ़ा बराबर -3 और बीटा बराबर 4, तो द्विघात का बहुपद क्या होगा?
द्विघात का बहुपद बनाना है आपको। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद बनाने का। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू -3 प्लस बीटा का वैल्यू 4 एक्स प्लस अल्फ़ा का वैल्यू -3 इसके गुणे में 4 एक्स स्क्वायर -3 और प्लस का 4 यहाँ से घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा और x यहाँ पर निगेटिव ही रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके। 4 तियाँ 12 तो माइनस का 3 और प्लस का 4 इसका गुणा हुआ तो माइनस का 12, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12। ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। बहुलक 25, 21, 17, 21, 19, 23, 21, 25, 21, 25, 27, इसका बहुलक क्या होगा। तो जो आंकड़े आपको दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, 25, 21, 17, 21, 19, 23, 21, 25, 21, 25 और 27। देखिए लिखते टाइम ही आपको इतना पता चल जाता है कि कौन सी संख्या है जो ज़्यादा बार लिखी गई है, यानी किस संख्या की बारंबारता यहाँ पर अधिक है। बहुलक वही होता है जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही संख्या हमारी बहुलक होती है। तो 25, 2, 3, 25 जो है उसकी बारंबारता है आपकी 3। देखिए कोई संख्या छूटी तो नहीं है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्या है आपके पास। 25 जो है वो 3 बार लिखा है, 25, 25 और 25। 21 जो लिखा है वो 1, 2, 3 और 4 बार लिखा है। 21 जो है वो 4 बार लिखा गया है। बाकी आपको 21 और 25 में ही डाउट है जो बराबर से लग रही थी, जिसमें से बारंबारता किसकी अधिक है, 21 की। तो अतः आपका जो बहुलक होगा वो 21 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी बारंबारता जो है वो सबसे ज़्यादा है। बहुलक क्या हो जाएगा, 21, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है √3 tan 2x माइनस में 3 बराबर 0। तो इसमें x का मान आपसे पूछा गया है, x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। √3 tan 2x बराबर में 3 को पक्षांतर करा दीजिए तो इधर पहुंच गया तो प्लस का 3 हो गया। √3 को इधर से भेज दीजिए। tan 2x बराबर 3 अपान में √3। अब tan में किसी का वैल्यू 3 अपान √3 नहीं होता है, इसलिए इधर हम लोग √3 ऊपर और √3 नीचे इसका गुणा करा देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा √3 का गुणा हुआ तो आपस में गुणा होकर के बन गया 3 से 3 को कैंसिल करा दिए √3। tan 2x बराबर √3। अब tan में कोई ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू √3 होता है, तो बिल्कुल है। tan 2x बराबर tan 60। tan 60 अंश का मान जो होता है वो √3 होता है। तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, 2x बराबर में 60 अंश और x बराबर 60/2 यानी कि 2 या 6 30।
x बराबर 30, x बराबर 30 अंश वैल्यू इसका हो गया। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, बिंदु a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी क्या होगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? दो बिंदु आपको दिया गया है। एक बिंदु है a, b तथा दूसरा बिंदु है -a, -b। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है? √x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। √x1 का वैल्यू a माइनस x2 का वैल्यू है -a, तो -a यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 का वैल्यू b माइनस y2 का वैल्यू है -b, और वो माइनस ये माइनस मिल करके फिर से प्लस बनाएगा होल स्क्वायर। √a प्लस a मिल करके 2a का होल स्क्वायर प्लस b और b मिल करके 2b का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे, 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, √4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से 4 रूट के बाहर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपका किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर आपका कितना लिखा गया है? x³ - y और b बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो मासा इसका क्या होगा? आपसे मासा पूछा जा रहा है। a को लिखा गया है x³ y² और b को लिखा गया है xy³। मासा क्या होता है? इसका मासा क्या हो जाएगा? x और y²। मासा कैसे? देखिए, इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो x गुणे y और इसका फैक्टर करेंगे तो x गुणे y। मासा क्या होता है? जो कॉमन मिलते हैं। यहाँ पर एक ही x है, ये y कॉमन मिला है और एक y और कॉमन है। तो इस प्रकार कॉमन वाले नंबर्स ले लिए जाते हैं। एक बार ही x मिला है और गुणे में y एक बार कॉमन मिला, एक बार पुनः y कॉमन मिला, तो x और y²। ये आपका मासा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी xy²। अगला सवाल, बहुपद 9x² प्लस 13x प्लस 6a का एक मूल दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a का मान क्या होगा? आपको बहुपद दिया गया है 9x² प्लस 13x प्लस 6a। इसके जो मूल हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक मूल अगर अल्फ़ा है तो दूसरा वाला 1/α है। तो a का मान क्या होगा? यहाँ से
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फ़ा इंटू बीटा तो आपका ए का मूल हो गया अल्फ़ा और दूसरा मूल हो गया 1/अल्फ़ा बराबर में सी का वैल्यू कितना है 6a बटे में ए का वैल्यू है 9। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको हम लोग ए कहते हैं, और जो एक्स का गुणांक होता है वह बी होता है, और जो अचर पद होता है वो सी होता है। यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो 6a बटे में 9 बराबर में 1, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 2a अपान में 3 बराबर में 1। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 3 जाएगा तो 1 से गुणा करेगा 3 हो गया, 2 नीचे गया तो अपान में a बराबर 3/2। ऑप्शन नंबर आपका 3/2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्या है 14 नंबर नहीं 13 नंबर। यदि रैखिक समीकरण cx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर में 4 के अनेक हल हैं तो c का मान क्या होगा। सेम सवाल है, अभी आप इससे पहले भी ऐसा ही एक सवाल कर चुके हैं। तो ये सवाल दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। 13 नंबर सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए। आपको दिया गया है यदि रैखिक समीकरण cx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर में 4 है और इसके अनेक हल हैं तो c का मान क्या होगा। c का मान क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सेम सवाल इससे ऊपर हो चुका है। सवाल नंबर 14, अगला सवाल क्या है, दिया गया है चित्र आपको दिया गया है। एक त्रिभुज है ए बी सी डी और ई। आपको बोला गया है यदि चित्र में डी ई जो है वो समांतर है बी सी के, डी ई जो है वो समांतर है बी सी के, तो ए डी का मान क्या होगा, ए डी का मान क्या होगा। जबकि आपको ए ई का वैल्यू दिया गया है 1, ई सी का वैल्यू दिया गया है 2 और बी डी का वैल्यू दिया गया है 4। तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय के कथनानुसार ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी का वैल्यू आपको पता करना है। ए डी बराबर बी डी गुणे ए ई बटे में ई सी। बी डी इधर से उधर भेज दिए तो बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू है 4, ए ई का वैल्यू है 1, ई सी का वैल्यू है 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, ए डी बराबर 2, ए डी बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 समीकरण दिया गया है। इन चारों समीकरणों में कोई एक समीकरण ऐसी है जिसका एक मूल 2 है। तो इसका हम लोग पता कैसे लगाएंगे। जब मूल है, आपको दिया गया है कि ये एक समीकरण का मूल है, तो अगर मूल है तो उस समीकरण को वो संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है कि यदि उस मूल का जो मूल आपको दिया गया है उसका वैल्यू हम उस समीकरण में उस चर में जा कर के रखेंगे तो उस समीकरण का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे के रखा है
एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस प्लस का 5 बराबर 0। RHS में आपके 0 दिया गया है, लेकिन आपको जो मूल दिया गया है 2, उस चर में यानी x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे में इसके 2 प्लस में 5, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5, 5 और 4 जुड़ करके हो गया 9 माइनस 8 बच गया 1। RHS में 0 दिया है, क्या 0 1 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में आपको दे के रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। LHS में इसके चर की जगह पे हम लोग 2 रखने वाले हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे में 2 प्लस 6, 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 दूनी 14 प्लस का 6, 4 दूनी 8 माइनस 14 प्लस 6, 8 प्लस का 6 प्लस का जुड़ करके हो गया प्लस का 14 माइनस का 14 कैंसिल होकर के कितना आ गया? 0। RHS में आपके 0 दिया था, LHS भी आपका 0 हो गया। इसका मतलब जो मूल दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी में जो समीकरण है आपके लिए, उसी समीकरण का ये एक मूल है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका समांतर श्रेणी से है। समांतर श्रेणी आपको दिया गया है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस डॉट n पदों का योगफल क्या होगा? n पदों का योगफल क्या होगा? तो √2 प्लस √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2√2 प्लस 3√2 प्लस डॉट। यहाँ से a बराबर जो पहला पद होता है उसे a कहते हैं, तो a बराबर हो गया √2 और d बराबर a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू है 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2, तो आपके पास शेष क्या बचा? √2। d बराबर √2। अब आपको पता करना है n पद का योगफल। n पदों का योगफल यानी Sn बराबर समांतर श्रेणी में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d n/2 2 इंटू a का वैल्यू है √2 प्लस n-1 इंटू डी का भी मान है √2। n/2 2√2 प्लस √2n माइनस √2। √2 से ब्रैकेट में गुणा करा दिए, 2√2 और माइनस का √2, n/2 √2 और 2√2 आपस में घट जाएगा तो आपके पास बचेगा √2 प्लस का और प्लस का √2n। √2n ये किसका वैल्यू आप निकाल रहे हो? Sn का। √2 अंदर कॉमन है, वो कॉमन निकाल लेंगे। Sn बराबर n/2, कॉमन में कितना निकाल रहे हैं आप? √2 अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस n। इतना आया। ये देखिए अब आपके किसी ऑप्शन में दिया गया है √2n/2 और n+1, ये Sn बराबर। ये आपके किसी भी ऑप्शन में ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। फिर क्या करेंगे? ऑप्शन सवाल होता तो आप यहाँ तक छोड़ सकते थे, लेकिन ऑप्शन आपको मैच कराना है तो इस 2 को √2n है, नीचे 2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणे में √2n+1। √2 से √2 कैंसिल हो गया, n+1 और बटे में इसके बच गया √2। Sn बराबर n+1 बटे में √2। ऑप्शन नंबर आपका सी। ऐसा ऑप्शन आपको सी नंबर में देखने को मिल रहा है।
सी नंबर में देखने को मिल रहा है n+1/√2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट सवाल है, बिंदु P 2,3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। x अक्ष से दूरी क्या होगी, किसी भी बिंदु की किसी अक्ष से दूरी, आप ध्यान से समझिए। जैसे आपको बिंदु दिया गया है 2,3, आपको बिंदु दिया गया है 2,3, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव हैं, x और y दोनों की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो आपके प्रथम चतुर्थांश में पड़ता है, फर्स्ट चतुर्थांश में। और आपसे पूछ रहा है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो x अक्ष से दूरी क्या होगी, जितना दूर हम y पे जाएंगे वही आपका x अक्ष से दूरी को बताएगा। 2,3 यानी कि आप x अक्ष पे 2 मात्रक चले हैं और y अक्ष पर आप चले हैं 3 मात्रक। तो x अक्ष से कितना दूर हो गया, 3 मात्रक। x अक्ष से कितना दूर हो गए, 3 मात्रक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी बाहरी लंबाई का योग, जो उसकी बाहर की लंबाई होगी। जैसे आपको एक फिगर दे दिया जाए और पूछा जाए इसका परिमाप क्या होगा, तो इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की, इन सभी भुजाओं की जो लंबाइयों का योग करेंगे आप, वही उसका परिमाप होता है। तो एक अगर अर्धवृत्त है तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। एक वृत्त होता है, वृत्त का जो परिधि होती है उसी को आप वृत्त का परिमाप कहते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, ये बीच से काट दिया जाए तो आधा वृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त का पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, केवल परिधि को आप देखेंगे तो ये πr होता है, 2πr/2 यानी पूरे वृत्त का आधा, तो πr होता है। लेकिन इसमें आपको ये भुजा जो आपकी त्रिज्या का डबल दिख रहा है, ये भी आपको देखने को मिलता है, प्लस में 2r। πr तो यहाँ से यहाँ तक का जो आप देख रहे हो ये आपका πr हो गया, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक आप त्रिज्या बोलते हो r, और इधर भी r, तो यह भी आपको देखने को मिल रही है, इसलिए πr + 2r ऐसा होता है। इसमें आप r कॉमन ले लीजिए, पाई + 2। तो जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो होता है r पाई + 2। ऑप्शन r पाई + 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है r2 + पाई, r2 + पाई। ठीक है। अगला सवाल, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर एक बेलन है और बेलन में उसकी त्रिज्या को डबल कर दिया जाए, एक बेलन है और इस बेलन में इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसके वक्रपृष्ठ इसका कितना गुना हो जाएगा। तो जब इसकी त्रिज्या r रही होगी तब इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πrh। एक बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 2πrh। लेकिन जब त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो त्रिज्या डबल कर दीजिए, 2πr की जगह पे आप त्रिज्या का दोगुना क्या हो गया, r था तो उसका डबल हो गया 2r। 2 से गुणा करा दीजिए, 4πrh। पहले इसका वक्रपृष्ठ होता था 2πrh, अब हो गया 4πrh। 2 अगर इसमें से आप कॉमन भी ऐसे बाहर निकाल के रख सकते हैं, 2πrh ऐसा।
ये 2πRh क्या है, किसी r त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ, और आगे 2 लग गया, इसका मतलब जब इसकी त्रिज्या को हम डबल किए तो इसका वक्र पृष्ठ डबल हो गया। 2 का गुणा आपको यही बताता है कि वह चीज़ डबल हो चुकी है। तो अगर किसी बेलन की त्रिज्या का डबल किया गया तो उसका वक्र पृष्ठ सीधा उसका डबल हो जाएगा। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वो 2 गुना हो चुका होगा। अगला सवाल, एक पासे को फेंकने पर 3 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सिंपल सा सवाल है। यदि एक पासा को फेंका गया और 3 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता, पासे पर 3 से अधिक संख्याएं कौन कौन सी, 4, 5 और 6। कितनी संख्याएं हैं ये, 3 संख्याएं। 3 बटे टोटल संख्या 6, 3 एक 3, 3 दूनी 6, हाफ 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आज आपके ये 20 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, पेपर आपके बहुत नज़दीक हैं। ईमानदारी से ध्यान से पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।